नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। अभी एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि इस बात पे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध अब जो पूरी तरीका से जैसे लग रहा है कि वह और नजदीक ही आती जा रही है, क्या इस प्रकार की कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। तो इसी के बात के लिए, क्योंकि हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने रूस के ऊपर जो 50 दिन का टाइम दिया था कि हम रूस को 50 दिन का टाइम देते हैं कि वह जल्द से जल्द यूक्रेन के साथ समझौता कर ले। अगर वह लेकिन अब जो है वह डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने ज्यादा बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, मीडिया में छाए रहने के लिए, वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं। अब उसी को लेकर अब एक बात भी आई है कि जो 50 दिन का टाइम था, अब वह घटाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिए हैं कि अब मात्र हम 10 दिन का टाइम देते हैं, और अगर 10 दिन के ऊपर नहीं रोका गया, दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ, तो हम और ज्यादा रूस के ऊपर बुरा कर सकते हैं। बुरा कर सकते हैं मतलब या तो टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप या पूरी अमेरिका या यूरोपियन यूनियन। दूसरी साइड अगर तो रूस के तरफ से जो रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, त्रिमेत्री मेदवेदेव, वे कहे हैं कि अगर जिस प्रकार से कार्रवाई किया जा रहा है अमेरिका के तरफ से, अब वह युद्ध लगता है कि यह उकसावा देने वाली है कि वह युद्ध अब यूक्रेन और रूस के बीच न होकर रूस और अमेरिका के बीच होगा। और अगर रूस और अमेरिका के बीच आएगा तो हम पहले ही जानते हैं कि अभी से ही जो दुनिया है वह दो पार्टों में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। एक साइड रूस के साइड है, जिसमें से जो कि एक जो सम्मेलन है ब्राजील ब्रिक्स सम्मेलन, और दूसरी साइड है G7 सम्मेलन। अब जब दो पार्टों में ऑलरेडी दुनिया बटी हुई है, तो अब इस चीज के बारे में यही जानकारी, क्या आगे विश्व युद्ध की पूरी तैयारी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण हो सकता है। आज हम लोग इसी पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, लेकिन इससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये विषय वस्तु विचार अच्छे लगते हैं तो अपने और सारे दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये सारे काम करने में मात्र 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब आते हैं हम अपने सारे मेन मुद्दे पे। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो रूस के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, और जो यूक्रेन के जो अभी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, अब ये युद्ध स्टार्ट होता है यूरोपियन कंट्री के उस्कावे से ही। यूरोपियन कंट्री ने जैसे कि यूक्रेन के अंदर रजीम चेंज करके वहां पर जेलेंस्की पुतिन को बैठाया। उसके बाद क्योंकि जेलेंस्की यूरोपियन कंट्री में ही एक जोकर का रोल निभाता था, वहीं पे भी अपना जोकराई करते रहता था, या यूं बोल दे कि कॉमेडियन था। अब वहां से इसको उठाकर यूक्रेन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री बनाने के बाद नाटो में बोलता है कि यूक्रेन नाटो के देश में शामिल हो जाए। लेकिन शुरू से ही रूस इस चीज को अपोज करते आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं यूक्रेन को करना चाहिए। क्योंकि यूक्रेन को क्यों नहीं करना चाहिए? यूक्रेन एक टाइम सोवियत संघ जो यूएसएसआर हुआ करता था, उसी के पार्ट हुआ करता था। यूएसएसआर को ही गिराने के लिए या तोड़ने के लिए उधर नाटो का एक संगठन तैयार हुआ था। अभी नाटो के संगठन में लगभग 31 से 32 देश कंप्लीट उसमें हैं, जो कि एक साइड पूरे यूरोपियन देश हैं और दूसरे साइड पूरे के पूरे और जो अन्य छोटे छोटे देश हैं, वे सारे के सारे देश उसी में हैं। जब यूएसएसआर टूटा तो वह भी लगभग 16 से 18 देशों के बीच में बटा, जिसमें से आज जो रूस है उसी के संचालन में ये सारे देश चलते थे। लेकिन टूटने के बाद सारे अलग अलग पटल हो गए, सारे अलग अलग देश की मान्यता मिल गई। लेकिन यूक्रेन को नाटो में जाने से इसमें क्या समस्या है? यूक्रेन जो कि एक बॉर्डर भी साझा करता है रूस के साथ, और रूस कोल्ड वार के टाइम में ही रूस और अमेरिका के बीच में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यूएसएसआर टूटने का मेन कारण भी वही था। अब वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि अभी वहां पर ही सारा ऑफिशियली कार्यकाल देखा जाता है, या बोले कि उस देश की राजधानी वहीं पे है।
अब यहाँ पे एक बात की और ज्यादा समस्याएं आती हैं कि अगर कोई देश के बॉर्डर पे ही कोई ऐसा आके बैठ जाए जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीका से समाप्त करने पर लगा हुआ है, उसके लिए चाहे वह अपने देश का हाल पूरी तरीका से बर्बाद क्यों ही न कर दें। अगर पूरी तरीका से बर्बाद होने को अब जब ठान ही लिया है, खुद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने एक बार उन्होंने जो चाल चली वह चाल तो बिल्कुल पूरा तरीका से बोलिए कि वो लोग सफलता पा लिए कि यूएसएसआर जब टूटा तो शायद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन उस टाइम के जो वहां के प्रधानमंत्री थे वह इस इतना मजबूत स्थिति में नहीं थे। लेकिन जो पुतिन का जो जन्म है वह 7 अक्टूबर 1952 को होता है। वह रूस यूएसएसआर जब पूरा एक ही देश था तो वहां के जो खुफिया तंत्र हुआ करते थे, जैसे भारत के अंदर खुफिया तंत्र रॉ है RAW, उसी प्रकार से वहां पे भी खुफिया तंत्र हुआ करता था। और उसी के एक जो सबसे बड़े अधिकारी थे वह अधिकारी में से व्लादिमीर पुतिन उसी के ट्रेनिंग लिए हुए थे, या उस पद पे इतना तेजी से ये ग्रोथ करने गए हुए थे कि उसको नहीं कहा जा सकता कि एक छोटे लेवल से उठकर कोई व्यक्ति उस चीफ तक भी बन सकता है। और अभी हम जिसका बात कर रहे हैं उसी प्रकार से पुतिन जो है वह अमेरिका के अंदर नाम तो ये लेके जाते हैं कि हम वहां पे शिक्षा लेने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि शिक्षा लेने कम वहां अपने खुफिया काम करने के लिए गए हुए हो। अब ये सारी सिचुएशन जब एक साइड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन जो हैं वह जो भी अभी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से एक चुनकर सरकार बैठती है वह उसी प्रकार से वहां पर जब रूस के अंदर भी अब ये सारी सिचुएशन फिर से क्रिएट होने लगी। अब जब सिचुएशन फिर से क्रिएट होने लगी तो व्लादिमीर पुतिन जो कि एक खुफिया विभाग के अधिकारी थे, अब उनको देश प्रेम के आगे सारी चीजें झूठी लगने लगी। उसके बाद वह इलेक्शन में भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद वह वहां के रूल चेंज कर देते हैं, सारे शक्ति खुद को राष्ट्रपति घोषित करके राष्ट्रपति के पास ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं होता है, एक इलेक्शन होता है, लेकिन वहां पे जो पिछला बार इलेक्शन हुआ वहां पे उनका 97% लोग चाह रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन ही इस देश के अभी राष्ट्रपति बने रहें। व्लादिमीर पुतिन ही क्यों बने रहें? क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा उस समय रूस का आर्थिक हालात बद से बदतर हो गई थी। उसी क्रम में हम देखते हैं कि रूस के बहुत सारे लोग भारत में भी आते थे और उस समय सिचुएशन इतनी खराब थी रूस की इकोनॉमिकली तरीका से कि उसको संभाल पाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन जब सिचुएशन संभाल लेते हैं व्लादिमीर पुतिन खुद, तो ये नहीं कि सिर्फ आर्थिक और इकोनॉमिकली विकास ही करते हैं, वहां पूरी तरीका से यूनिफॉर्म ला देते हैं। क्योंकि रूस के पास विश्व का जितने भी अर्थ मिनरल्स होते हैं, नेचुरल गैस ले लें, नेचुरल पेट्रोलियम ले लें, कोल ले लें, क्योंकि रूस का आज भी क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और अर्थ मिनरल से बिल्कुल भरा हुआ है। अब अर्थ मिनरल है तो वहां से जब वह निकालेंगे बेचेंगे तो इकोनॉमिकली जो है वह बहुत ज्यादा विकास कर जाएगी। तो विकास किए लोगों का जीवन में वहां बहुत सहूलियत आने लगी। उसके बाद फिर से अमेरिका और नाटो के द्वारा जो डीप स्टेट चलाया जाता है उसके द्वारा फिर से रूस को कमजोर करने के लिए और तोड़ने के मकसद से जो बॉर्डर पे यूक्रेन है उसको नाटो में शामिल होने के लिए कहा गया। नाटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, उस कहता है कि अगर कोई देश नाटो पे हमला करेगा तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं वे सारे के सारे मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे। मतलब एक साइड 30 देश मिलके उस पे हमला करेंगे। इस प्रकार से एक गठोज बना रखा है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने मिलकर। इससे फायदा अमेरिका को बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो नुकसान फायदा ये होता कि उन जो भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं उनको पास सैनिक रखने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं। अब सैनिक रखने की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो सारे जो नाटो हैं उन्हीं में एक संयुक्त फोर्स रखा जाता है और वही फोर्स जाकर
वे सारे देशों में अपना कमांड संभालते हैं। तो जो खर्च एक देश को अपने बाहरी सुरक्षा के लिए करना चाहिए, उसका बजट या उसका बचत हो जाता है यूरोपियन यूनियन को। अगर नुकसान देखें तो नुकसान ये है कि वे लोग अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब उनके पास खुद को कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सैनिक आप रखे हुए ही नहीं हैं। तो पूरी की पूरी ताकत अभी अमेरिका के पास ही जमा हुआ है। अब वह चाहे जिस प्रकार से आपको जिस रास्ते पे ले जाना चाहे, तो वह अमेरिका बहुत ही आराम से ले जाता है और उनको मजबूर करता है वे सारी काम करने के लिए, चाहे उनका देश का उससे इकोनॉमिकली हालत और बद से बदतर होते जाएगी, और होता भी चला जा रहा है। हाल में ही जो नाटो जो था, जब अमेरिका के अंदर चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं, तो यूरोपियन यूनियन को दो प्रकार से धमकाते हैं। एक है कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ लगाने का मतलब है कि जो माल तुम अब अमेरिका में बेचते हो, वह माल पे हम तुमसे से ज्यादा टैक्स लेंगे। दूसरी साइड, अगर अमेरिका से तुम्हारे यहाँ माल जाता है, क्योंकि तुम हम पे टैरिफ नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारा जितना भी बचाव का काम है वह नाटो पर है, और नाटो को ही हम अगर विखंडन कर देंगे तो तुम बच नहीं पाओगे। तो जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है वह आराम से अमेरिका अपने यहाँ बनाती है। लॉक मार्टिन हो गया, बोरिंग हो गया, ये जितने भी कंपनी हैं बड़े बड़े, अमेरिका में अपने यहाँ बहुत महंगे और उचित दाम पे सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, और बेचने के लिए बाजार की आवश्यकताएं इसलिए कम पड़ती हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन है ही, जितना माल हो यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर टिका दो। अब नाटो को अगर इस बात का हाल में सिर्फ हिंट दिया गया कि हम तोड़ देंगे, तो नाटो चीफ जो हैं वह तुरंत आकर घुटनों पर बैठ गए कि आप तो फादर हैं नाटो के, आप अगर तोड़ देंगे तो फिर हम सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी आ जाएगी। ये बात क्यों बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोलने के लिए ये बात का प्रस्ताव रखा था कि सुनो नाटो वालों, अगर तुम जितने भी देश हो, अगर अपना कुल जीडीपी का हमें 5% तुम नहीं दोगे तो हम नाटो को तोड़ देंगे। तो यूरोपियन यूनियन का हालत इतना ज्यादा इकोनॉमिकली खराब हो चुका है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वे अगर अब खुद से फोर्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो खर्च बहुत ज्यादा आ जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर वे 5% दे देंगे फिर भी उनके देश पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन शुरू में जो यूरोपियन यूनियन है वह तो ये बात को बोला कि मतलब टाल बेटाल करने की कोशिश की, लेकिन जब स्ट्रिक्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप तो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन डर के मारे 5% भी दिए और अमेरिका के सामने घुटने भी टेक दिए। दूसरी साइड रूस बैठा हुआ है, जो कि सारे देश उसको तोड़ना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन, नाटो के जितने भी देश हैं वह तोड़ना चाहता है, क्योंकि अभी रूस ही उन लोगों को सबसे ज्यादा डर दिखाया जाता है अमेरिका के द्वारा भी कि अगर तुम हमको साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम रूस को बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमला करें। किसके ऊपर? जब नाटो खत्म हो जाएगा तो कोई, और वे सारे यूरोपियन यूनियन छोटे छोटे कंट्री हैं। एक जो हिटलर था वह पूरे यूरोप को पूरी तरीका से तहस नहस करने में और बर्बाद करने में सक्षम था, तो ये तो रूस है। इतना ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी के साथ रूस खुद को एक पैमाने पर आकर बैठाए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब रूस भी झुकने वाला नहीं है। अब थोड़ी बहुत हम जब बात आगे की ओर करेंगे तो ये बात है कि आज क्यों जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जो थे वह रूस को पहले से ही इतना संक्शन कर रखे हैं, उसके इतना ज्यादा टैरिफ डाल रखे हैं, उसको स्विफ्ट जो बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है उससे बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि उसके साथ कोई व्यापार नहीं करे, इसके लिए ये लोग सारे के सारे काम किए। अब यूक्रेन पूरी तरीका से तहस नहस हो चुका, आधा से ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी जो रूस है वह अपने अंदर उसको मिला चुका। दूसरी साइड जो और बचा हुआ हिस्सा है उस पे भी वह पूरी तरीका से नजर गड़ा के और ज्यादा एग्रेसिव तरीका से फायर करके बहुत ही रिपीटली आगे की ओर बढ़ रहा है। अब क्योंकि जेलेंस्की ने अपने देश को पूरी तरीका से अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया और बेच दिया, इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना प्रॉफिट उसमें नजर आने लगा।
और अब वह चाहते हैं कि जो यूक्रेन में और जो बचा हुआ चीज है उसको हम ले लें, लेकिन हम कहां से ले लें जब रूस इतना एग्रेसिव तरीका से आगे बढ़ रहा है। आपने विश्व के सबसे ज्यादा सैंक्शन वाला देश रूस को बना दिया है। अब उस पर और कोई सैंक्शन का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। वह अपना इकोनॉमिकली तरीका और बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि उसके पास सारे नेचुरल प्राकृतिक गैस है, तेल है, कोयला है। अमेरिका के पास अगर इस हालात में पहुंच जाए तो डिफॉल्ट होने में कुछ क्षण भी नहीं लगेगा। लगभग 3 साल युद्ध होते हुए पूरा हो गया है। इतना अकेले कभी भी अमेरिका नहीं, प्रयास से भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा अर्थ मिनरल अमेरिका के पास नहीं है। अब जब 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, अब वह 50 दिन को घटाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 10 दिन देते हैं, 10 दिन के बाद आपके ऊपर और एग्रेसिव तरीका से कार्रवाई करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के लिए बोली है। अब रूस जो 3 साल से युद्ध करके भी नहीं रुका, वह कहा कि अगर तुम इसमें और टांग अड़ाने की कोशिश करोगे तो अभी जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, अब वह युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में नहीं हो जाए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को इस बात का सबसे ज्यादा डर होता है, जब अपने देश के अंदर बम फूटने लगेंगे तो तुरंत हाथ गोड़ जोड़ने चले जाएंगे लोग, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लोग। क्योंकि परमाणु बम से डर आज से अमेरिका को नहीं है, सोवियत संघ के टाइम से ही परमाणु बम का हमेशा डर रहा है। और ऐसा ऐसा मिसाइल, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रूस ने बना रखी है कि अमेरिका उसके सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं सकता। दूसरी साइड अगर हम पूरी तरीका से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ गिदर भभकी दे सकते हैं। रूस के साइड से भी जवाब आ गया कि इस प्रकार का काम हम, इजराइल नहीं है, ईरान नहीं है, सीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है कि तुम हमारे ऊपर आक्रमण कर दोगे। तुम जिससे बात कर रहे हो जरा उसके बारे में सोच लो कि वह क्या कर सकता है। अब आगे इसमें और अब यहां से ये क्वेश्चन जरूर उठती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी ऐसी करने की कोशिश की तो दुनिया 2 हिस्सों में ऑलरेडी बटा हुआ है। और बटा तो क्योंकि अब जो अमेरिका है वे भी इतना ताकतवर बचा नहीं, ताकत सिर्फ डॉलर के ऊपर है। तो आगे के हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे कि डॉलर को गिराने के लिए अब नया क्या किया जा रहा है। इस वीडियो के बाद आप उसको बिल्कुल देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे अमेरिका का वर्चस्व खुद पे खुद खत्म होते जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ शायद डोनाल्ड ट्रंप का नहीं हो अमेरिका को बर्बाद करने में। ऐसा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। आप लोगों से फिर से मैं याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।